हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ शिक्षण के बारे में जानकारियां हासिल करेंगे और उनके आधार पर हम लोग कल या परसों में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए 2024 को। तो इसमें आपका है पहला अधिगम। अधिगम होता क्या है तो आपको बता दें कि अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया होती है। अगर कहा जाए तो देखिए, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम नए कौशल, जानकारी एवं व्यवहार सीखते हैं। यह अनुभव और अभ्यास से विकसित होता है। देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम नए कौशल और जानकारियाँ या व्यवहार सीखते हैं। यह अनुभव और अभ्यास से विकसित होता है। देखिए, अधिगम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या चीज़? अधिगम मतलब सीखना होता है। और किस आधार पर? अभ्यास के आधार पर। किससे? किसके आधार पर? अभ्यास के आधार पर ही आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। जैसे आप सवाल लगाने जा रहे हैं, जब तक आप सवाल का एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप सवाल की जानकारी नहीं आ सकती। अब हम लोग बात करेंगे अधिगम की शक्तियाँ, पावर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, देखिए, अधिगम के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेरणा। प्रेरणा दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है बाहरी अभिप्रेरणा। देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा क्या होता है? बाहरी अभिप्रेरणा कुछ ही समय के लिए होता है। जैसे कि जब कोई बाहरी चीज़ हमें प्रेरित करती है, जैसे कि इनाम या सज़ा। देखिए, आपको क्या होता है कि विद्यालय में जब आप जाते हैं तो टीचर आपको मारता है, तो वह बाहरी अभिप्रेरणा है कि हम मार खाने के लिए क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और वह कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि हम पढ़ करके याद कर लिए, उसके बाद उसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मेन मकसद था हमारा बचना। और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो अपनी इच्छा के अनुसार जागृत होता है। देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा क्या होता है? जब कोई बाहरी चीज़ हमें प्रेरित करती है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, बाहरी अभिप्रेरणा के बारे में बता रहे हैं। यदि किसी छात्र को अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार मिलता है तो यह बाहरी अभिप्रेरणा होगी। जैसे कि आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हैं या फिर अपने क्लास में किसी प्रोफेसर को देखते हैं, तो वह बाहरी अभिप्रेरणा होती है कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। आपके अंदर से वह इच्छा नहीं आती है। और कभी कभार आप रात में सोए रहते हैं और इच्छा आती है आपकी कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इंटरनल मोटिवेशन, वह लंबे समय तक रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यह इंटरनल मोटिवेशन ही होगा। बाहरी मोटिवेशन वाला जो होता है, एक दिन बच्चा आता है चला जाता है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में। जब हम अपने मन से कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगर उदाहरण देखें तो यदि कोई बच्चा खुद पढ़ाई में रुचि रखता है तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। किसी के दबाव में, किसी इनाम के या फिर किसी प्राइज के चक्कर में नहीं रहता है, तो वह क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा आता है। अब अधिगम का शैक्षिक महत्व देखिए, अब हम लोग देखते हैं अधिगम का शैक्षिक महत्व। अभिप्रेरणा से छात्र की सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसके कई लाभ होते हैं। पहला है यहाँ पर, देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है अधिगम का शैक्षिक महत्व है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी सब गलत रहेंगे। तो अकादमिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, अकादमिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, ज्ञान को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए या फिर नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या होता है? देखिए, अधिगम का शैक्षिक महत्व जो होता है वह होता है अकादमिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए। देखिए, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यह क्या होता है कि देखिए, अकादमिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं,
और अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उस प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भी अधिगम जरूरी होता है, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या। ज्ञान को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए और को रचनात्मकता बढ़ाने के लिए, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या होता है, अधिगम का सच्ची महत्व इन सभी चीज़ों के लिए होता है। अब हम बात करेंगे अधिगम की शक्तियों के बारे में। देखिए, रॉबर्ट अधिगम की शक्तियों में रॉबर्ट गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के लिए आवश्यक स्थितियों का उल्लेख किया है। रॉबर्ट गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के लिए आवश्यक स्थितियों का उल्लेख किया है, जिसमें क्या होना चाहिए, आपका उचित वातावरण होना चाहिए, सीखने की रुचि होना चाहिए, बार बार अभ्यास, सकारात्मक प्रक्रिया। तो देखिए, अधिगम की परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, तो उचित वातावरण होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर बच्चा बैठ करके पढ़ सके, सीखने में रुचि होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी सीखने की रुचि नहीं है, बार बार क्लास करने चले जाते हैं, घूमने लखारागिरी करने, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बार बार अभ्यास करना, जो चीज़ें आपको विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं उसको आकर के घर पे रिवाइज करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, हमेशा यह नहीं कहना कि हमको ये चीज़ नहीं आएगी, आप प्रोफेसर बन सकते हैं तो बन सकते हैं, बस मेहनत करने की देरी होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम के स्तर। तो अधिगम की परिस्थितियाँ क्या हैं, उचित वातावरण, सीखने की रुचि, बार बार अभ्यास और सकारात्मक प्रक्रिया। अधिगम के स्तर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। अधिगम के कई स्तर होते हैं जो सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, जैसे संकेत अधिगम। यह सरल अधिगम है जिसमें व्यक्ति संकेतों एवं प्रतिक्रिया देना सीखता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जब कोई बच्चा हॉर्न की आवाज़ सुनकर रास्ते से हट जाता है तो यह संकेत अधिगम होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आदमी सुन करके क्या होता है कि वो रास्ता बदल देता है। जैसे उत्तेजन प्रतिक्रिया अधिगम है। ये उत्तेजन प्रतिक्रिया अधिगम क्या होता है, जब कोई प्रतिक्रिया किसी उत्तेजना के कारण होती है। जैसे कि जब घंटी बजती है, क्या होता है, जब घंटी बजती है विद्यालय में और छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है, उत्तेजन प्रतिक्रिया अधिगम होता है। अगर बात करें मुक्त अधिगम, जब दो या अधिक चीज़ों को जोड़कर सीखते हैं तो वह क्या होता है, मुक्त अधिगम। जैसे गणित में जोड़ना और घटाना सिखाना, यह क्या है, मुक्त अधिगम है। शाब्दिक संगठन अधिगम क्या होता है, शाब्दिक संगठन अधिगम क्या होता है, शब्दों को जोड़कर नया ज्ञान बनाना, जैसे कविता याद करना। विभेदीकरण अधिगम क्या होता है, समान और अलग चीज़ों को पहचानना, जैसे रंग में भेद करना, ठीक है। संकल्पना अधिगम क्या होता है, संकल्पना अधिगम क्या होता है, किसी विषय की अवधारणा को समझना, जैसे पृथ्वी गोल है यह जानना। देखिए, अधिगम अब नियम अधिगम क्या होता है, नियम अधिगम क्या होता है, जब हम नियमों के आधार पर कुछ नया सीखते हैं, जैसे व्याकरण के नियम सीखना। व्याकरण क्या होता है, एक नियमबद्ध तरीके से सीखा जाता है। समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम क्या होता है, जब हम सोचकर किसी समस्या का हल निकालते हैं। जैसे गणित की पहेली हल करना, गणित की पहेली हल करना क्या होता है, समस्या समाधान अधिगम होता है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अधिगम के स्तर में, सांकेतिक अधिगम, और उसके बाद उत्तेजन प्रतिक्रिया अधिगम, मुक्त अधिगम, शाब्दिक संगठन अधिगम, और उसके बाद विभेदीकरण अधिगम, और उसके बाद संकल्पना अधिगम, नियम अधिगम, उसके बाद समस्या समाधान अधिगम। अब देखिए, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। देखिए, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए आवश्यक है क्या चीज़, स्पष्ट पाठ्यक्रम, क्लियर सिलेबस, रोचक शिक्षण विधियाँ, सकारात्मक वातावरण,
विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण के बारे में। देखिए, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करता है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। शिक्षण के घटक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है। देखिए, शिक्षक के घटक कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक क्या होता है? देखिए, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह बच्चों का मार्गदर्शन कराता है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बात करूँ तो एक गणित शिक्षक छात्रों को जोड़, घटाओ, गुणा, भाग सिखाता है, जो भी चीज़ें हों। विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में होता है। विद्यार्थी क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में होता है और उसकी रुचि, क्षमताएं और आवश्यकताएं शिक्षण को प्रभावित करती हैं। यदि कोई छात्र विज्ञान में रुचि रखता है तो वह प्रयोग से अधिक सीखता है, मतलब अधिक सीखता है। अधिगम कुछ अधिक ही होता है उसमें, जब कोई विद्यार्थी प्रयोगों से सीखता है। पाठ्यक्रम के बारे में बात करें, पाठ्यक्रम वह सामग्री होती है जिसे विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करता है। मतलब क्या होता है? देखिए, पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम वह सामग्री होती है जिसे विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तो शिक्षण उद्देश्यों को कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। आई बात समझ में? शिक्षण की शक्तियों के बारे में यदि हम बात करें, देखिए, गैगने ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का समायोजन बताया। शिक्षण में 3 प्रमुख शक्तियां हैं। कौन कौन सी? शिक्षण की 3 प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं? आपको पता होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन की शक्ति, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां, या फिर ज्ञानात्मक शक्तियां। तो अगर हम बात करें व्यवहार में परिवर्तन की शक्तियों के बारे में, तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जैसे कि नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार सिखाती है। अगर मैं बात करूं दूसरा इसमें शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियों के बारे में, तो एक बात आप लोग जान लीजिए कि शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए सही अधिगम परिस्थितियां जरूरी होती हैं। सही अधिगम परिस्थितियां जरूरी होती हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे कि मैं बात करूं, एक शांतिपूर्ण कक्षा का वातावरण सीखने में बहुत मदद करता है। ज्ञानात्मक शक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए, ज्ञानात्मक शक्तियाँ क्या होती हैं? शिक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है। जैसे कि पहेली हल करने से विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता बढ़ती है। अब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपका हो गया होगा शिक्षण की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? व्यवहार में परिवर्तन की शक्ति, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियाँ, और तीसरा होता है ज्ञानात्मक शक्तियाँ। आपको हमेशा याद होना चाहिए शिक्षण की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? व्यवहार में परिवर्तन की शक्ति, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियाँ, या फिर ज्ञानात्मक शक्तियाँ। तीनों आपकी याद होनी चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। तो बताइए शिक्षण की शक्तियाँ क्या हैं? व्यवहार में परिवर्तन की शक्ति, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियाँ, और ज्ञानात्मक शक्तियाँ। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के कार्यों के बारे में बात करें तो देखिए, शिक्षण कई कार्यों को पूरा करता है जिसमें विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास होता है। पहले इसमें निदानात्मक कार्य क्या होता है? देखिए, निदानात्मक कार्य क्या होता है? यह कार्य विद्यार्थियों की समस्याओं को पता लगाने और उनके समाधान की रणनीति बनाने में मदद करता है। विद्यार्थी की पूर्व समस्याओं का निर्धारण करना, शिक्षण की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों को समझना। यदि मैं उदाहरण से आप लोगों को बताऊं, यदि किसी छात्र को गणित में परेशानी होती है तो शिक्षक उसकी कमजोरियों का विश्लेषण करता है और बताता है कि आपकी कमी कहाँ पर है, आप कहाँ पर चीज़ें गलत कर रहे हैं और कहाँ पर उसको सही करेंगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। देखिए, उसके बाद उपचारात्मक कार्य के बारे में बात करूं तो उपचारात्मक कार्य क्या होता है? कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसमें जो विद्यार्थी की कठिनाइयां होती हैं उनको दूर किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों के मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को हल करना, शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना, मूलभूत शिक्षण तकनीकों को लागू करना। अगर मैं आपको उदाहरण से बात करूं, यदि कोई बच्चा शर्मीला है तो शिक्षक उसे समूह गतिविधियों में शामिल कर सकता है। उसके बाद मूल्यांकन कार्य के बारे में बात करूं, देखिए मूल्यांकन कार्य क्या होता है? मूल्यांकन जो होता है शिक्षण का सबसे अंतिम चरण होता है मूल्यांकन।
इस कार्य में यह देखा जाता है कि शिक्षण कितना प्रभावी रहा है। मैंने जो बच्चे को पढ़ाया क्या हुआ उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से आपका हर संडे को टेस्ट मैं यहाँ पर जारी करता हूँ, तो अभी मैं एग्ज़ाम करवाने में बहुत व्यस्त था। अब जाकर के फ्री हुआ हूँ, तो यहाँ से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो आप क्या होता है, देखिए मूल्यांकन कार्य क्या होता है, विद्यार्थियों कि जो शिक्षण होता है विद्यार्थियों का, उसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी कहाँ कितना पढ़ा, उसको कहाँ तक कोई चीज़ समझ में आया, और यह शिक्षण का अंतिम चरण होता है मूल्यांकन, आपको पता होना चाहिए। तो परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है इसमें मूल्यांकन के कार्य में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगले वीडियो में।